वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज की वीडियो हम बात करने जाएंगे सेकंड ईयर का एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। ब्रिटेन की संविधान है, इसका जो ब्रिटेन का संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ब्रिटेन है ये किसी एक देश का नाम नहीं है पर्टिकुलर। कहने का मतलब ब्रिटेन एक दो देशों का समूह है, उसको पर्टिकुलर कहा जाता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन है, उसके अंतर्गत एक तो इंग्लैंड, एक वेल्स और एक स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों के यदि मिला दें तो एक समूह बनता है, उसको कहते हैं हम ब्रिटेन। और जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ में उत्तरी आयरलैंड को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है वो। तो कहने का मतलब ब्रिटेन इन दोनों तीनों देशों का जो संविधान होगा वो कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी उनके बारे में देखेंगे। फिलहाल आपको ये दो चीजें आनी चाहिए, एक तो ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, एक जिसको यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। उसके अंदर यदि हम इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल इन तीनों देशों के साथ कर देते हैं तो चारों देश पर्टिकुलरली एक ग्रुप में क्या कहलाएंगे, ब्रिटेन कहलाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अब हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं की। मैंने कुछ संविधान की विशेषताएं हैं ब्रिटेन की, वो पॉइंट टू पॉइंट डाल दिए, आपको इन पॉइंटों को नोट कर लेना है। एक साथ लिखी इसलिए गई है ताकि आप इनको नोट कर लें अच्छे से, और फिर मैं इनका जो विवरण है इसके अंतर्गत पॉइंटों के क्या क्या लिखना है आपको वो आपको अच्छे से समझा दूं। तो मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं। जनरली यदि आप एक पेज में और 2 पॉइंट लिखते हो तो लगभग 4 पेज हो जाएंगे, जो आपके 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होता है उसके लिए पर्टिकुलरली बहुत होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्राचीनतम संविधान। पहला पॉइंट है हमारा ब्रिटेन का जो संविधान है वो जितनी भी देशों के संविधान है उसमें सबसे अधिक पुराना कोई संविधान है तो वो संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो सबसे प्राचीन हो गया पहली बात तो। और इस संविधान के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो और संविधान है, विभिन्न देशों के जो संविधान है उनका यदि कोई स्रोत है, उन संविधानों में कुछ चीजें ले गई हैं तो वो कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से। तो प्राचीनतम संविधान हो गया। दूसरी बात, यहाँ की जो संसद है ब्रिटेन की संसद, उसको संसदों की जननी। तो कहने का मतलब एक तो प्राचीनतम संविधान हो गया, यहाँ के संविधानों का जनक, संविधानों का जनक। ठीक है, और ब्रिटेन की जो संसद है उस संसद को संसदों की जननी। प्रत्येक पॉइंट में 2-3 लाइनें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। ठीक है, प्राचीनतम संविधान है, विश्व के सभी संविधानों में प्राचीन हो गया। विश्व के जितने भी देश हैं उनका प्रेरणा स्रोत है ये संविधान। और देशों के जो संविधान है इस देश से प्रेरणा लेकर, इस देश से जो स्रोत लेकर, विभिन्न जो सिद्धांत है वो लेकर बनाया गया है। संविधानों का जनक कहा जाता है और यहाँ की संसद को संसदात्मक प्रणाली की जननी कहा जाता है, या फिर विभिन्न जो सब संसद है उनकी क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करूं, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से मतलब पूर्ण रूप से ये नहीं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखा नहीं गया है। अलिखित संविधान से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कहने का मतलब बिखरा हुआ है एक तरीके से। जैसे भारत का संविधान बना हुआ है, आपको सारे अनुच्छेद संविधान के जो भाग है वो एक जगह एकत्रित मिल जाएंगे। सेम कंडीशन ब्रिटेन के संविधान में बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, लेकिन इसका कुछ भाग, ब्रिटेन के संविधान का कुछ भाग है वो आपको लिखित रूप में भी मिल जाएगा। ठीक है, और उस लिखित रूप में जो संविधान मिलेगा उसके अंतर्गत होंगे आपके, जैसे कि एक तो बिल ऑफ राइट्स है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, एक है इसका भाग मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा है ना, और कुछ पार्लियामेंट एक्ट है। ठीक है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है ना उसके जो एक्ट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक्ट। तो ये 3-4 चीजें मेनली जो लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, और शायद मुनरो महोदय हुए हैं, उन्होंने इस अलिखित संविधान के बारे में कहा है कि ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहना केवल लोगों को भ्रम में डालना है, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है उसके अंतर्गत बिल ऑफ राइट्स हुए, मैग्ना कार्टा हुआ, पार्लियामेंट एक्ट हुए, ये सारी चीजें हैं वो लिखित रूप में भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट बना सकते हैं अलिखित की संविधान है वो लिखा नहीं गया है, ये बनाया नहीं गया है। ये कहने का मतलब बिखरा हुआ पड़ा है, जब इनकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इनको एकत्रित करके एक संविधान का रूप दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट आप खूब लिख सकते हो, अलिखित संविधान। तीसरी मैं बात करूं आपसे विकसित संविधान। विकसित का मतलब क्या होता है, एक संविधान तो होता है जिसका निर्माण किया जाता है, जैसे भारत का संविधान है तो उस संविधान का निर्माण भारत के अंतर्गत एक संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो वो तो हो गया निर्मित, निर्मित या फिर लिखित संविधान। यहाँ हम बात कर रहे हैं विकसित संविधान की। विकसित संविधान से मतलब ये है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक दिन में नहीं बना है, संविधान सभा के द्वारा उसका निर्माण नहीं किया गया, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है, जैसे जैसे आवश्यकता हुई, जैसे जैसे नियम आए, जैसे जैसे, सपोज करो ब्रिटेन का संविधान है उसके अंतर्गत ये 3 ही नियम थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ चौथा, मर्डर के लिए अभी कोई रूल नहीं था। ठीक है, मर्डर के लिए कोई रूल नहीं था। अब जैसे किसी ने मर्डर किया और ब्रिटेन को पता चला, ब्रिटेन की संसद को, कि एक रूल ये भी होना चाहिए मर्डर के लिए भी, तो इसने क्या किया, इस रूल को भी जोड़ दिया कि हाँ ऐसे। सेकंड, जैसे कोई चेन स्नैचिंग का केस है या फिर चोरी लूटपाट कोई भी केस है जो अब तक ब्रिटेन के संविधान में सम्मिलित नहीं है, ये कानून नहीं है, तो वो क्या करेगी, जैसे इसकी आवश्यकता पड़ी तो ये कानून बना दिया। कहने का मतलब ब्रिटेन का संविधान है वो एक दिन बनाया नहीं गया, एक दिन लिखा नहीं गया, संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया।
जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, आज जिस प्रकार का केस आया उसी प्रकार का नियम कल लागू कर दिया। तो कहने का मतलब इस संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ है। अच्छा, आप एक पॉइंट और पढ़ते हो उसमें कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। उससे क्या मतलब है? संयोग और विवेक, विवेक मतलब धैर्य, है ना। तो धीरे धीरे विकास हुआ है, कहने का मतलब ब्रिटेन के संविधान का, है ना। और फिर उत्पत्ति हुई है इसकी, ना कि निर्माण हुआ है, धीरे धीरे विकसित हो गया। सेम कंडीशन, एक बात ये भी कह सकते हैं, एक पॉइंट मिलेगा आपको, जीवितधारी संविधान, ठीक है, मनुष्य की तरह, ठीक है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, बचपन में वो छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, तो धीरे धीरे जैसे मनुष्य का विकास होता है वैसे ही ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। कहने का मतलब जहां पहले 4 रूल होंगे, फिर अगला रूल 5 में जोड़ा गया होगा, फिर छठा जोड़ा गया होगा, तो एक चैन बनी थी इसकी, है ना, और धीरे धीरे विकास हुआ था। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका विकसित संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान है वो एक दिन बनाना नहीं गया है, इसका धीरे धीरे क्या हुआ, विकास। तो तीसरा पॉइंट विकसित संविधान वाला हो गया। चौथे संविधान की बात करूंगा, संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन के संविधान के अंदर की जो पार्लियामेंट संसद है उसकी सर्वोच्चता है। अब बात करें हम भारत की, तो भारत के अंतर्गत हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता है हमारे यहाँ, और इसकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता है। लेकिन यहाँ संसद की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं। अब संसद की सर्वोच्चता और इधर सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, दोनों में अंतर क्या हुआ? कहने का मतलब हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है भारत की, वो यदि कोई कानून बनाएगी और वो यदि गलत है, तो उसको हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा, उसको अवैध करार देगा, अवैध करार देगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ब्रिटेन के अंदर का संसद की सर्वोच्चता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय की। तो यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो संसद ने कोई कानून बना दिया उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो सीधे सीधे आपकी समझ में आएगी संसद की सर्वोच्चता क्या है। फिर खूब सारा लिख सकते हो, आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक का रीजन क्या है या इस टॉपिक का अर्थ क्या है। फिर आप ये खूब 2-4 लाइन लिख सकते हो, ग्रेजुएशन में आ गए तो कम से कम लिखने की हैबिट है, वो 2-4 लाइन आप यूं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो संसद की सर्वोच्चता हो गई। कहने का मतलब ब्रिटेन की जो संसद है, यदि उसने कोई कानून बना दिया तो उसको यहाँ का जो न्यायालय है वो अवैध घोषित नहीं कर सकता। जबकि ठीक विपरीत कंडीशन भारत में देखें तो हमारी यदि संसद ने कोई कानून निर्माण कर दिया तो हमारा जो, कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वो इस कानून को अवैध घोषित कर सकता है या उसको निरस्त कर सकता है। अगले पॉइंट में बात करूं मैं, तो वो है एकात्म शासन व्यवस्था। शासन प्रणाली की बात करेंगे तो आपने दो चीजों के नाम सुने होंगे, एकात्म शासन व्यवस्था और एक पढ़ा होगा आपने संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्म और संघात्मक दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्या तो एकात्म शासन व्यवस्था होती है, एकात्म शासन व्यवस्था, ठीक, और क्या संघात्मक शासन व्यवस्था। अच्छा, भारत के बारे में पढ़ते होंगे आप कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कहने का मतलब भारत की जो शक्तियां हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में डिवाइडेड है। राज्य और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, किस व्यवस्था के तहत? संघात्मक शासन व्यवस्था। अब हम ब्रिटेन की बात कर रहे थे, एकात्म शासन व्यवस्था। कहने का मतलब यह शासन है ब्रिटेन का वो पूरा का पूरा केंद्र में निहित है। किसमें निहित है? केंद्र में। शासन की जितनी भी शक्ति है वो किसमें निहित है? केंद्र में। केंद्र कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी उसे लागू करेगा, है ना, या फिर उसका स्पष्टीकरण करेगा, तो सारी शक्तियां किसमें? केंद्र में। अच्छा, यहाँ के जो राज्य होंगे वो राज्य उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उन्हें केंद्र के द्वारा प्रदान की गई है। कहने का मतलब राज्यों का यहाँ उतना रोल नहीं होता। एकात्म शासन व्यवस्था है, कहने का मतलब एक, एकात्म से एक याद रखें और संघात्मक से 2 या 3, जो संघ के हिसाब से होगा, है ना। तो संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में हुई, हमारे यहाँ पे राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा हुआ रहा। लेकिन एकात्म शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। यहाँ केवल और केवल शक्ति है वो एक आदमी में केंद्रित होती है, और जो एक आदमी में केंद्रित होती है उसको बोलते हैं केंद्र। तो यहाँ की शक्ति है वो केंद्र के अधीन होती है, ठीक है। राज्यों को केवल उन्हीं शक्तियों को, मतलब कहने का मतलब हक होता है राज्य को उन्हीं शक्तियों पर जो केंद्र उनको प्रदान करता है, इसके अलावा राज्य कोई शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो एकात्म शासन व्यवस्था, ये वाला पॉइंट भी आपको हो गया। अगली बात करता हूँ कानून की समानता। ये लगभग हमारे भारत में भी है। कानून की समानता से मतलब है ब्रिटेन में एक नॉर्मली आदमी से लेकर, यदि कोई सिपाही है ना, सोल्जर है या सैनिक है या फिर सिपाही है, उससे लेकर और यहाँ का जो पीएम होगा ब्रिटेन का, या फिर उस तक की जो सारी रूपरेखा है, एक सिपाही से लेकर और एक पीएम, ठीक है, यहां तक की जो समानता है कानून के लिए। कहने का मतलब यदि कानून की समझ किसी को पेश कर रहा है, एक अदालत में सिपाही को पेश किया जा रहा है, उसी अदालत में पीएम को, तो कहने का मतलब जब पेश किया जाएगा उनको, तो उनके लिए समान प्रक्रिया होगी। ये नहीं है कि पीएम जा रहा है तो उसके लिए बैंड बाजे लेकर जाओ, माला पहनाओ, और यदि सिपाही हो तो नॉर्मली, ऐसा कोई भी संविधान नहीं है। कानून के समझ समानता है, कानून सबके लिए एक जैसा है। आप सिपाही हो या आप पीएम हो या आप सामान्य आदमी हो, कोई डज नॉट मैटर, ठीक है। तो सिपाही, पीएम, ठीक है। तो ये हो गई एकात्म शासन व्यवस्था के बाद में कानून की समानता। कानून की समानता देख ली, कानून सबके लिए समान है। उसके बाद में अभिसमयों का महत्व, ठीक है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह सकते हैं इसको, टॉपिक कह सकते हैं, है ना, छोटा सा अभिसमय। आपको ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाएगा, अभिसमय क्या है, अभिसमय, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं अभिसमयों का महत्व।
अभी समय मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित तो है नहीं है, तो उसमें ये कोई अनुच्छेद कोई भाग वगैरह तो है नहीं है। तो अभी समय से सीधा मतलब है कि ऐसे सिद्धांत है या फिर नियम है, सिद्धांत या नियम जो ब्रिटेन के जो राज्य कर्मचारी होते हैं, है ना, कर्मचारी या फिर अधिकारी, कर्मचारी होंगे या फिर अधिकारी होंगे, इन लोगों पर यदि आप नियंत्रण रखोगे तो वो रखोगे अभिसमयों के माध्यम से। विभिन्न अभिसमय होते हैं, अगले वाला पार्ट होगा, अगली वाली वीडियो होगी, उसमें मैं आपको एक तो किंग और क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश किंग और क्राउन, ताज और मुकुट, ये सॉरी राजा और राज मुकुट, ठीक है, और एक ब्रिटिश संविधान के जो अभिसमय, इन दोनों पे और वीडियो डालूंगा। फिलहाल मैं विशेषताओं की बात कर रहा हूँ, अभिसमयों का महत्व बता रहा हूँ आपको। तो अभिसमय क्या है कि अभिसमय ऐसे सिद्धांत या नियम है जिनके द्वारा जो ब्रिटेन का संविधान है वो अपने कर्मचारी और जो राज्य के अधिकारी होते हैं उन पर अपना कंट्रोल रखता है, अपना नियंत्रण रखता है। तो अभिसमयों का संविधान में महत्व हो गया। आठवीं बात करूं मैं दलीय शासन व्यवस्था की, ठीक है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के चुनावी दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो पाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत थोड़ा सा अलग है। ब्रिटेन के अंतर्गत सपोज करो कोई चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंतर्गत यदि किसी दल की हार हो जाती है तो उस दल की हार नहीं मानी जाती, उसे उसके जो सिद्धांत है, दल के जो सिद्धांत है या फिर उसके नियम है, इन दोनों की हार माना जाता है उसे। कहने का मतलब ब्रिटेन है, उसके अंतर्गत कोई दल था जैसे कि हमारे बीजेपी और कांग्रेस है, सेम कंडीशन यदि वहां पे है और किसी दल की हार हो जाती है तो केवल उस दल की हार नहीं होगी, उस दल के जो सिद्धांत होंगे, उसका जो नेचर होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उस पूरे दल के जो संगठन होगा, उसके जो नियम होंगे, उन सबकी हार मानी जाएगी। कहने का मतलब कोई संगठन है जो अपने आप को जनतंत्रवादी घोषित कर रहा है, अब यदि उसकी हार हो जाती है तो न केवल संगठन की हार हुई है बल्कि जो जनतंत्र की भावना है कहीं ना कहीं उसकी हार हुई है। तो ये आज की वीडियो में आपको 8-9 विशेषताएं बताई थी लगभग, और भी 1-2 विशेषताएं, लेकिन 8 लिख के आ जाओगे। एक पेज पे आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली वाली लिख दी, उसमें 4-5 लाइन टेक दो, दूसरी वाली लिख दी, फिर 4-5 लाइन उसमें टेक दो। तो कहने का मतलब आप 4 पेज भर जाएंगे एक बड़े वाले क्वेश्चन में जो 20 नंबर का आएगा, और 4 पेजों में यदि एग्जामिनर आपको 5-5 भी नंबर देगा, थोड़ा अच्छा लिख के आए हो आप, तो ये आपके 20 नंबर का जो पेपर है या फिर जो क्वेश्चन आया वो हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्रिटेन के संविधान की विशेषता बता रहा था आपको, 4-5 लाइन को शुरुआत में लिख देनी है आपको। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम वगैरह मैंने आपको अभी देश बताए थे, उत्तरी आयरलैंड बताया था, वेल्स बताया था, स्कॉटलैंड बताया था। तो इन तीनों 4 देशों को मिलकर तो यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि प्राचीनतम संविधान, तो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे प्राचीन है, और इसे और देशों के संविधानों को जनक कहा जाता है कि संसद को अन्य संविधान की जननी कहा जाता है। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अन्य जो संविधान उनका प्रेरणा स्रोत भी रहा है, या तो या फिर इनसे स्रोत भी लिए गए, ठीक है। सेकंड बात करूं मैं आपसे एलेक्स संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है। कहने का मतलब इसका कुछ भाग तो लिखित है, और पूर्णतः ये कहना कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, ये भी लोगों को भ्रम में डालने जैसा है, ऐसा मुनरो ने कहा है, ठीक है। तो अलिखित संविधान हो गया, कहने का मतलब लिखा नहीं गई है। इसके कुछ भाग ऐसे बताया आपको, बिल ऑफ राइट्स है, पार्लियामेंट्स एक्ट हुआ, और एक मैग्ना कार्टा, ये 2-3 भाग है, ये इसके लिखित में मिल जाएंगे आपको। तीसरी बात करो विकसित संविधान, तो एक संविधान सभा ने एक दिन में नहीं बनाया ये संविधान, लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये संविधान कैसा है, विकसित संविधान, जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे संविधान का निर्माण किया गया, जैसी जैसी आवश्यकता आती गई, जैसे जैसे केसेज आते गए, वैसे वैसे नियम बनते गए। तो कहीं ना कहीं इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, ना कि इसका निर्माण। संसद की सर्वोच्चता मैंने खूब अच्छे से बताया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ की जो संसद है वो सर्वोच्च होती है, ना कि यहाँ का उच्च न्यायालय। भारत के अंदर ये व्यवस्था है कि हमारी संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसको हमारा जो उच्च न्यायालय है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन में सेम कंडीशन उल्टी है, यहाँ की जो संसद है वो सर्वोच्च होती है। यदि संसद ने कोई कानून बना दिया तो यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, न्यायालय है, वो इस कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे एकात्म शासन व्यवस्था की, तो मैं 2 शब्द बताए थे आपको अभी, एकात्म शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और शक्तियों का विभाजन होगा तो केंद्र और राज्य दोनों के मध्य जो संबंध है वो संघात्मक शासन वाले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, कहने का मतलब जो पूरी शक्ति है वो केंद्र में है, केंद्र की सर्वोच्च शक्ति है, और राज्य उन्हीं शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं जो केंद्र के द्वारा उन्हें प्रदान की गई है, ना कि अपने हिसाब से कोई कानून बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं कानून की समानता, ब्रिटेन में सिपाही से लेकर और एक पीएम होगा, इस सामान्य आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सामान्य रूल्स है, कानून सबके लिए एक है, अदालत में सबको एक ही तरीके से या समान तरीके से उपस्थित होना पड़ता है। नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे अभिसमयों का महत्व। अभिसमय मैंने बता दिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए विशेषकर ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन आएगा अभिसमयों से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसे सिद्धांत और नियम जिनसे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राज्य के अधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाता है, वो अभिसमय। अभिसमयों का आप एक प्रकार के नियम कह सकते हैं, है ना, या फिर नियमों का समूह कह सकते हैं। लास्ट दलीय शासन, यहाँ के जो दल हैं यदि उनके चुनावों में हार होती है तो वो पूरे संगठन की हार मानी जाती है, या जिस संगठन है वो जिस सिद्धांतों पर काम कर रहा है, जिन नियमों पर काम कर रहा है, या जो उनका मोटिव है, यदि उस संगठन की हार हो रही है तो उसको पूरे संगठन की हार माना जाएगा,
ठीक है, तो ये आज ब्रिटेन के संविधान की विशेषता हुई। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपको इसी बुक के जो अगले टॉपिक हैं, किंग और क्राउन बताए थे मैंने आपको, राजमुकुट,